नमस्कार, स्वागत है आपका प्रॉपर्टी प्लस में। मैं हूं दीपक यादव। देश में रियल एस्टेट की ग्रोथ में अब इमर्जिंग सिटीज या कहें छोटे शहर बड़ी भूमिका निभाने वाले हैं। एक रिपोर्ट के मुताबिक 2024 में रियल एस्टेट डेवलपर्स ने 3,294 एकड़ जमीन एक्वायर की है, जिसमें से 44% हिस्सा टीयर 2 और टीयर 3 शहरों का है। बीते साल यानी 2024 में भारत के 60 प्रमुख शहरों में कुल 6,81,138 घर बिके हैं, जो पिछले साल की तुलना में 23% अधिक हैं। भारत के प्रमुख रियल एस्टेट डेवलपर्स की बिक्री 7.5 ट्रिलियन रुपए तक पहुंच गई है, जिसमें सालाना 43% की वृद्धि दर्ज की गई है। इन आंकड़ों में छोटे शहरों में जबरदस्त ग्रोथ देखने को मिल रही है। जाहिर है आगे संभावना भी इन छोटे शहरों में ही नजर आ रही है, क्योंकि बड़े शहर अपनी क्षमता से अधिक भर चुके हैं। इसी को लेकर डेवलपर संगठन क्रेडाई ने महाराष्ट्र के नासिक में न्यू इंडिया समिट का आयोजन किया। मैंने इस आयोजन में क्रेडाई के प्रेसिडेंट और प्रेसिडेंट इलेक्ट से देश भर के डेवलपर्स की स्ट्रेटजी को समझने की कोशिश की। आप भी सुनिए पूरी बातचीत। रियल एस्टेट किस तरह से बदल रहा है, क्या बदलने की ज़रूरत है, पॉलिसीज़ किस तरह से सपोर्ट कर रही हैं और पॉलिसीज़ में क्या बदलाव की ज़रूरत है। बहुत सारी चीज़ें हैं जो बात की जा सकती है। हम न्यू इंडिया समिट में हैं नासिक में, और हमारे साथ दो खास मेहमान हैं। शेखर पटेल जी हैं और बोमन ईरानी सर हैं, क्रेडाई के प्रेसिडेंट और प्रेसिडेंट इलेक्ट। शेखर सर, आपसे ही शुरू करते हैं। स्पेसिफिक नासिक से शुरू करते हैं। किस तरह की अपॉर्चुनिटीज़ आपने यहाँ पर देखी है और इस बार नासिक को ही क्यों चुना गया? हर बार हम जो इमर्जिंग सिटी, मैं टीयर 2 टीयर 3 सिटी की जगह पे बोलना चाहूँगा, ये सब इमर्जिंग सिटीज़ है। तो जो बड़े शहर है, 10-12 शहर है, वो ऑलरेडी डेवलप हो चुके हैं और काफ़ी वहाँ पर पॉपुलेशन भी हो गया है, वहाँ पर इश्यूज भी है। तो लोग प्रिफर करते हैं टीयर 2 टीयर 3 सिटी। तो क्रेडाई में हम इनको इमर्जिंग सिटीज़ बोलते हैं और हर साल एक नया इमर्जिंग सिटी चूज़ करते हैं। तो नासिक इस बार चूज़ किया गया है एज ए इमर्जिंग सिटी ऑफ इंडिया। और नासिक में सब कुछ है। यहाँ पर काफ़ी सारा डेवलपमेंट पोटेंशियल है, लैंड अवेलेबल है और डेवलपर्स भी, यहाँ के लोकल डेवलपर्स भी काफ़ी अच्छे हैं। महाराष्ट्र का ओवरऑल जो डेवलपमेंट है, तो महाराष्ट्र में जो 4 बड़े सिटी है, नासिक इज़ वन ऑफ देम। तो नासिक का पोटेंशियल काफ़ी अच्छा है और अगले कुछ दिनों में काफ़ी अच्छा भी रहने वाला है। और ऐसे ही हम इंडिया में अलग अलग शहरों में क्या क्या पोटेंशियल है, तो वहाँ जाएंगे, वहाँ से इंडिया के सब डेवलपर्स आएंगे, देखेंगे, तो पोटेंशियल पता चलेगा। इसीलिए ये टीयर 2 सिटी को हम चूज़ करते हैं एज ए ये हमारे NIS के इवेंट के लिए। बिल्कुल। बोमन सर, आपसे सवाल ये होगा कि अभी मौजूदा वक्त में 32.5 अरब करोड़ रुपए का मार्केट है भारत का रियल एस्टेट का। सही फिगर आप बताएंगे। आगे क्या अपॉर्चुनिटीज़ आप देख रहे हैं छोटे शहरों में, क्योंकि जिस तरह से अर्बनाइजेशन बढ़ रहा है, शहरीकरण बढ़ रहा है, इंफ्रास्ट्रक्चर पर गवर्नमेंट का बहुत ज़्यादा फोकस है, तो ऐसे में ये छोटे शहर अब रियल एस्टेट के लिए क्या एक नई दिशा देते हुए दिख रहे हैं? बिल्कुल। मैं ये कहना चाहूँगा कि एक कहावत है, रादर सेइंग जो है, अमेरिका फर्स्ट बिल्ट रोड्स एंड देन द रोड्स बिल्ट अमेरिका। तो ये बात इंडिया के लिए भी, हमारे भारत के लिए भी सही रहेगी। और आज की तारीख में अगर हम देखें तो इवन GCCs आर यूजिंग जो गवर्नमेंट डेटा है कि उड़ान की जो गवर्नमेंट की थ्रस्ट है वो कहाँ कहाँ पे उसका इम्पैक्ट आएगा, और उस इम्पैक्ट के को ध्यान में रखते हुए वहाँ के डेवलपमेंट के बारे में एंड वहाँ पे जाके सेटअप करने का उनका इरादा है। यही नहीं, आप अगर देखेंगे आज की तारीख में नॉट ओनली आप एयरपोर्ट्स की बात करें, आप रोड्स की बात करें, तो आज अगर मुंबई से नासिक आना है तो पहले हमें 4-5-6 घंटे लग जाते थे। अब ये रास्ते एकदम सीधे कर रहे हैं और समृद्धि एक्सप्रेसवे जब पूरी तरह से तैयार हो जाएगा तो मेरे हिसाब से 2 घंटे का रन हो जाएगा। ओवरऑल जो है जियोपॉलिटिकली इज़ बीइंग रिकग्नाइज्ड एज अ प्लेस वेयर अ लॉट ऑफ इन्वेस्टमेंट्स आर कमिंग इन, और ये इन्वेस्टमेंट्स के माध्यम से लोगों के पर्सनल जो वेल्थ है वो भी इम्प्रूव हो रहे हैं। तो एम्प्लॉयमेंट जब जब बढ़ता है तब तब हमने देखा है उस एरिया का काफ़ी ग्रोथ होता है। और आप ये पूछ रहे थे, तो हमने ये शुरुआत की थी फर्स्ट NIS की नागपुर में, फिर वहाँ से मैसूर गए। ये बार लास्ट टाइम आप आए थे हमारे साथ वाराणसी में, और फिर हम आज यहाँ पे नासिक में हैं। इसका ये मतलब होता है कि नासिक इज़ नाउ बीइंग आइडेंटिफाइड एज वन ऑफ द लार्ज ग्रोथ सेंटर्स। और आगे चल के 50% हमारी जो पॉपुलेशन है, 50 से ज़्यादा, वो बाय 2036 ये मेट्रोज़ में आ जाएगी। और ये फिर 4 या 5 मेट्रो में ये सबको समाना इम्पॉसिबल हो जाएगा।
उसी लिए आप देखेंगे तो बहुत सारी नई सिटीज़ डेवलप होगी। और हम सबको ये जानना चाहिए कि अमेरिका वाज बिल्ट बेसिकली ऑन द बैक ऑफ रियल एस्टेट। आफ्टर दैट जापान की पूरी जो ग्रोथ हुई ऑलमोस्ट 25 ईयर्स वो रियल एस्टेट के ज़रिए हुई। साउथ कोरिया की हुई वो भी रियल एस्टेट। और ये सब भूल जाइए, चाइना तो सबको याद है ही। लास्ट 25-30 सालों से चाइना ने जो ग्रोथ किया है वो इंडस्ट्रियल एंड रेजिडेंशियल डेवलपमेंट या जो डेवलपमेंट होता है उसके बैक पे किया है, और उसकी इतनी बड़ी आज जीडीपी हुई है। तो मेरा ये मानना है कि बड़ा योगदान है डेवलपर्स का, और हम गवर्नमेंट के साथ कंधा टू कंधा मिला के गवर्नमेंट की जो विकसित भारत की एक पॉलिसी बनाई है, विजन बनाई है, उसको पूरा अमल करने में वी विल वर्क हैंड टू हैंड और शोल्डर टू शोल्डर विद द गवर्नमेंट। आमतौर पर जिन देशों का आपने जिक्र किया वहाँ पहले इंफ्रास्ट्रक्चर पहुँचता है, रियल एस्टेट बाद में पहुँचता है। तो ये जो पॉलिसी का डेवलपर के साथ कंधे से कंधा मिलाने में जो पॉलिसी थोड़ा पीछे होती हुई दिख रही है, उसको कैसे आगे लाएंगे, उस पॉलिसी सपोर्ट कैसे मिलेगा? नहीं, आप देखो पिछले 10 साल में इंडिया का जिस पेस से ग्रोथ हो रहा है, तो उसका मेन रीज़न है कि गवर्नमेंट का फोकस है ऑन इंफ्रास्ट्रक्चर, डेवलपर का डेवलपमेंट पे थ्रस्ट, और ये दोनों का कॉम्बिनेशन से मार्केट में एक डिमांड क्रिएट होती है। यानी आज कोई कस्टमर है वो कुछ छोटी चीज़ खरीदने, टीवी खरीदने जाएगा तो वो 20,000 का टीवी लेगा, पर 80% ऑफ द इंडियन पॉपुलेशन का जो मेन एस्टेट है, वो मेन उसका वेल्थ है, वो रियल एस्टेट में है। सपोज 50 लाख की प्रोडक्ट परचेज की, तो वो 50 लाख में से डेवलपर 40 लाख तो चीज़ें खरीदने में, यानी सीमेंट खरीदा, स्टील खरीदा, ज़मीन खरीदी, वो सब चीज़ों में, और गवर्नमेंट टैक्सेस में ये होता है डिस्ट्रीब्यूट। तो वो पैसा ग्राउंड लेवल पे जाता है, तो एक ही इन्वेस्टमेंट में वो 50 लाख का शॉपिंग करता है, एक ही धक्के में। तो कास्केडिंग इफेक्ट रियल एस्टेट की बड़ी है, इसीलिए जब भी आप पिछले 50 साल का डेटा इंडिया का देख लोगे, तो जब इंडिया का रियल एस्टेट अच्छा परफॉर्म कर रहा होगा, तब इंडिया का जीडीपी अच्छा कर रहा होगा। जाहिर तौर पर रियल एस्टेट जब परफॉर्म करता है तो जैसा कि आप ही बताते हैं कि रियल एस्टेट से जुड़े 200-250 इंडस्ट्रीज़ हैं, वो ग्रो करती हैं और उनके साथ करोड़ों लोग ग्रो करते हैं। बमन सर, आपसे मेरा सवाल ये होगा, अभी रिसेंटली हमने देखा प्रयागराज में कुंभ हुआ, 65 करोड़ लोग वहाँ पहुँचे, 7,500 करोड़ सरकार ने लगाए थे और 3 लाख करोड़ रुपए से ज़्यादा की इकॉनमी वहाँ बन के आई। देश की जीडीपी में भी बहुत बड़ा योगदान हुआ। अगला कुंभ सिंहस्थ नासिक में होना है। इस नंबर्स को अगर हम देखें तो ये रियल एस्टेट के लिए किस तरह से पॉजिटिव आप देख रहे हैं इसको? नॉट ओनली कुंभ, मैं आपको कहना चाहता हूँ कुंभ इज़ इन 27 नासिक का जो है, उसके पहले भी बहुत सारे इवेंट्स होने वाले हैं। आप नॉट ओनली पर्टिकुलर नासिक में बट ऑल ओवर। तो आपको मैं बताना चाहता हूँ ईच इवेंट एड्स अ ह्यूज मल्टीप्लायर इफेक्ट अपनी इंडस्ट्री के लिए। क्यों? तो आप यहाँ पे इतना बड़ा कुंभ जब या जो भी इवेंट करेंगे उसमें कितनी एजेंसीज इन्वॉल्व हो जाएगी, डेकोरेशंस होंगे, आपके लॉजिस्टिक्स का, ट्रांसपोर्टेशन का ये होगा, होटल्स के रूम बिकेंगे, लोगों को आने के लिए ट्रांसपोर्टेशन की ज़रूरत पड़ेगी, फिर यहाँ पे वो लोगों को सर्व करने के लिए लोग आएंगे। तो ये सारी जो मल्टीप्लायर इफेक्ट आएगी वो काफ़ी ज़ोरदार आएगी। महाराष्ट्र के बारे में कहूँगा, दावोस में हमारे चीफ मिनिस्टर ने काफ़ी भारी संख्या में इंफ्रास्ट्रक्चर रिलेटेड ग्रोथ के लिए एमओयू साइन किए, और उसमें मेरा मानना है कि जो 3rd मुंबई अभी बन रहा है वो ऑलरेडी एक एयरपोर्ट बन गया है। एक एयरपोर्ट के बनने से 50,000 जॉब्स आने वाले हैं वहाँ पे। उनका डायरेक्ट और इनडायरेक्ट इफेक्ट होगा कि 3 लाख मोर पीपल विल बी सर्विंग द एयरपोर्ट ओवरऑल। एयरपोर्ट 50,000, 3 लाख पीपल ऑल अराउंड, सो 3.5 लाख पीपल को एक नया जॉब मिलेगा। और फिर ऐड टू दैट ऑल द इंडस्ट्रीज दैट विल स्पॉन बिकॉज ऑफ दैट, ट्रांसपोर्टेशन बोलिए आप, जस्ट बेसिकली अदर सर्विसेज बोलिए आप, एवरी पीस ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर जो इंडिया में आज की तारीख में ऐड हो रहा है। और मैं आपको एक और बता दूं, आपने जो इंफ्रास्ट्रक्चर की बात पहले कही, आज की तारीख में इंफ्रास्ट्रक्चर की गति काफ़ी बढ़ गई है। ऑलवेज दिल मांगे मोर तो रहेगा, बट आज की तारीख में पर्सनली आप मुझसे पूछेंगे तो आई एम वेरी हैप्पी विद द स्पीड ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर। आई एम एक्सट्रीमली बैकिंग ऑफ द गवर्नमेंट्स विजन, और मैं हर वो चीज़ करना चाहता हूँ। मैं अपने सारे डेवलपर्स को भी यही कहता हूँ कि हमें हर वो चीज़ करनी चाहिए जिससे ओवरऑल देश की संपत्ति बढ़े, और ये देश की जब संपत्ति बढ़ेगी वी विल ऑल ग्रो विद दैट। अभी जो हम न्यू इंडिया समिट में तमाम सेशन देख रहे हैं, रियल एस्टेट का ट्रेंड काफ़ी बदल गया है। वो ट्रेडिशनल रियल एस्टेट नहीं रहा। आपने प्लॉटेड डेवलपमेंट पे एक सेशन किया जिसमें एक अलग कहानी निकल कर आ रही है। सीनियर लिविंग पर हमने देखा एक अलग कहानी, एक अलग अपॉर्चुनिटी निकल कर आ रही है। तमाम डेवलपर्स जो हैं आपके,
वो इस नए ट्रेंड को पकड़ें, इस नए ट्रेंड को हम आगे बढ़ा पाएं, इसके लिए कितने तैयार हैं डेवलपर? दिव्य जी, आने का मतलब ही ये होता है यहाँ पे, ताकि लोग नई नई अपॉर्चुनिटीज़ को एक्सप्लोर करने का समझ पाएँ। देखिए, आपने तो सिर्फ सीनियर लिविंग देखा है, स्टूडेंट हाउसिंग है, विमेंस हॉस्टल्स है, फिर सीनियर लिविंग तो था ही, बट इन सीनियर लिविंग देयर आर 4 डिफरेंट कैटेगरीज। पैलिएटिव केयर तक लिया जाता है, जिसके बच्चे यहाँ पे नहीं हैं, उनका टेक केयर करने के लिए एकदम बेड रिडन हो जाते हैं, वो हॉस्पिटल में नहीं रहना चाहते और घर का एक माहौल चाहते हैं जहाँ पे अदर सीनियर्स उनके साथ हो। उनके लिए भी एक स्पेशल एक विंग आती है उसकी। अच्छा, इसके आगे आप देखिए रियल एस्टेट कहाँ कहाँ पहुँचा है। आप डेटा सेंटर्स की बात करते हो, दैट इज़ ऑल्सो रियल एस्टेट। आप वेयर हाउसिंग की बात करते हो, दैट इज़ रियल एस्टेट। हेल्थ केयर जो हमारे देश में काफ़ी बढ़ रहा है। आप अगर एक छोटे से शहर मुंबई के बारे में बात करेंगे तो मैं जानता हूँ देयर आर 4 लार्ज चेन्स फ्रॉम द कंट्री एंड 1 इंटरनेशनल जो मुंबई में आके 10-10 लाख फुट के हॉस्पिटल सेटअप करना चाहते हैं। सो दैट हेल्थ केयर विच इज़ हॉस्पिटल्स। फिर और कितने टाइप के हेल्थ केयर, जस्ट आपके सेहत बना के रखने के लिए आप रिसोर्ट्स में जाते हो वगैरह वगैरह। तो ये भी एक हेल्थ केयर का ये हुआ। हॉस्पिटैलिटी आप देखेंगे तो नए नए होटल्स, एक ज़माने में कहा जाता था देयर वर मोर होटल रूम्स इन मैनहट्टन, जो एक न्यूयॉर्क में मैनहट्टन है, देन ऑल ऑफ द कंट्री। अब ये पुरानी बात हो गई है। अब आज की तारीख में यहाँ पे ही आके देखिए नासिक में, और ऑन द वे टू नासिक देखिए, मेरे हिसाब से नेक्स्ट 15-20 ईयर्स तक इंडिया का, भारत का एक सुनहरा मौका है और रियल एस्टेट के लिए बहुत ही अच्छा समय है ये। जाहिर तौर पर रियल एस्टेट के लिए बहुत अच्छा समय। एक अंतिम सवाल से ख़त्म करने की कोशिश करूंगा सर, कि पॉलिसी की हम बात करते हैं, अभी पॉलिसी से आप लोग कितना खुश हैं? क्योंकि अगर आपने अभी बात की कॉस्ट की, तो कंस्ट्रक्शन कॉस्ट काफ़ी बढ़ी हुई है। आप जब टैक्स की बात करते हैं, जीएसटी की बात करते हैं, तो सीमेंट पर, स्टील पर भारी भरकम टैक्स है। क्या रियल एस्टेट थोड़ा सस्ता हो सकता है, लोगों के और बजट में आ सकता है? दूसरी चीज़, कंस्ट्रक्शन कॉस्ट के अलावा और भी तमाम तरह की कॉस्ट होती हैं जो उसकी रियल एस्टेट की जो ओवरऑल कॉस्ट को है उसको बहुत ज़्यादा बढ़ा देती हैं। क्या कोई गुंजाइश आपको दिखती है किसी वजह से, पॉलिसी सपोर्ट से या किसी भी वजह से, जिससे थोड़ा सा घर हाथ में आ जाए उन लोगों के जो नहीं ले पा रहे हैं? जैसे हमने पहले भी डिस्कशन किया कि रियल एस्टेट के कॉस्ट को कंट्रोल करना है तो आपको लैंड का सप्लाई बढ़ाना पड़ेगा, और लैंड का सप्लाई बढ़ाना है तो आपको इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाना पड़ेगा। यानी बॉम्बे से मैं 50 किलोमीटर दूर जाके रहूं और बॉम्बे में काम करने के लिए मैं 20 मिनट में पहुंच सकूं, उसके लिए मुझे एक अच्छा रोड चाहिए, अच्छा मेट्रो रेल चाहिए, और वहाँ बेटर इंफ्रास्ट्रक्चर, बेटर हेल्थ केयर, बेटर स्कूलिंग, बेटर एजुकेशन हम लाए तो लोग वहाँ रहना भी प्रीफर करेंगे। क्योंकि बॉम्बे में जो घर उसको 5 करोड़ में गिरेगा, वही घर उसको वहाँ 50 लाख में मिलेगा। तो इस तरह से कॉस्ट को हम, जहाँ एक्चुअली जो कॉस्ट आज जहाँ चल रहा है उसको कम नहीं कर सकते, पर जो नया बनने वाला है वहाँ पर कम कॉस्ट में सप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ वक्त हो गया एक बहुत ही छोटे से ब्रेक का। जल्द लौटेंगे, आप बने रहिए जी बिजनेस पर। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं प्रॉपर्टी प्लस और आज हम प्रॉपर्टी प्लस में अलग अलग खबरों पर बात कर रहे हैं। बढ़ते हैं प्रोग्राम में आगे की ओर। देश में लग्जरी और अल्ट्रा लग्जरी प्रॉपर्टी की बिक्री साल दर साल रिकॉर्ड बना रही है। गुरुग्राम और मुंबई इसके सबसे बड़े गवाह बन रहे हैं। खासकर मुंबई की बात करें तो मुंबई का वर्ली इलाका लग्जरी प्रॉपर्टी का हब बन रहा है। इसका अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि यहां बीते 2 साल में 4,862 करोड़ की अल्ट्रा लग्जरी प्रॉपर्टी डील्स हुई हैं। साथ ही प्रॉपर्टी के भाव में 30% का इजाफा देखने को मिला है। इतना ही नहीं, कमर्शियल प्रॉपर्टी के मामले में भी वर्ली कॉरपोरेट्स की पसंद बन रहा है। लेकिन कुछ चुनौतियां भी हैं। क्या वजह है जो वर्ली को इतना खास बना रही है, इस रिपोर्ट में देखिए। मुंबई के साउथ सेंट्रल हिस्से में मौजूद ऐतिहासिक वर्ली अब मुंबई शहर के सबसे खास लग्जरी हाउसिंग और कमर्शियल हब के रूप में स्थापित हो चुका है। प्रॉपर्टी कंसल्टेंट एनरॉक की हालिया रिपोर्ट के अनुसार वर्ली हाई नेट वर्थ इंडिविजुअल्स यानी एचएनआईज और मल्टीनेशनल कंपनियों के लिए फेवरेट डेस्टिनेशन बन चुका है। इसकी खास वजह है इसकी शानदार कनेक्टिविटी, हाई एंड डेवलपमेंट्स और लगातार हो रहे इंफ्रास्ट्रक्चर में सुधार। ये कुछ कारण हैं जिनके चलते वर्ली हाई एंड रेजिडेंशियल और कमर्शियल प्रॉपर्टी डेस्टिनेशन के रूप में विकसित हो गया है।
एनरॉक की रिपोर्ट में जारी आंकड़े वर्ली में अल्ट्रा लग्जरी प्रॉपर्टी की डिमांड सप्लाई की गवाही दे रहे हैं। वर्ली को मुंबई के लग्जरी हब के तौर पर देखा जाता रहा है। 2022 से 2024 के बीच यानी महज 2 साल में यहां 4,862 करोड़ रुपए की अल्ट्रा लग्जरी डील्स हुई और 30% का प्राइस सर्ज देखने को मिला। कमाल की बात यह है कि 40 करोड़ से अधिक कीमत की 30 डील्स हुई हैं, तो वहीं 2024 में 100 करोड़ से अधिक कीमत की 10 डील्स हुई हैं, जो 1 साल पहले यानी 2023 में महज 4 डील्स थी। जाहिर है आप वर्ली के प्रॉपर्टी भाव का अंदाजा लगा रहे होंगे, तो आपको बता दें कि यहाँ 75,000 रुपए पर स्क्वायर फीट का भाव है। 6 करोड़ से 12 करोड़ की टिकट साइज वाली लग्जरी प्रॉपर्टी का दबदबा है। 52% इन्वेंट्री इसी सेगमेंट की है। वर्ली में सिर्फ लग्जरी या अल्ट्रा लग्जरी हाउसिंग ही नहीं बल्कि कमर्शियल डेवलपमेंट और इसके विस्तार में काफी इजाफा हुआ है। बीते कुछ साल में यहाँ 29,80,000 वर्ग फीट का कमर्शियल विस्तार हुआ है। इन इमारतों में हर महीने औसत किराया 170 से 280 रुपए प्रति वर्ग फीट है। आपको जानकर हैरानी होगी कि पहले वर्ली को एक इंडस्ट्रियल एरिया के रूप में जाना जाता था, जहां कपड़ा मिलों की भरमार थी। 1990 और 2000 के दशक में कपड़ा मिलें धीरे धीरे बंद होती चली गईं और उनकी जमीनों को रियल एस्टेट डेवलपर्स ने अवसर में बदल दिया और बड़े पैमाने पर रीडेवलपमेंट शुरू हुआ। वर्ली को बांद्रा वर्ली सीलिंग के निर्माण से एक प्रीमियम एड्रेस के रूप में पहचान मिली। आज वर्ली को हाई राइज, शानदार सी व्यूज, बेहतरीन सुविधाओं वाले लग्जरी अपार्टमेंट्स के लिए जाना जाता है। वर्ली को प्रॉपर्टी निवेश के तौर पर भी देखा जा रहा है, क्योंकि कई कारण हैं जो वर्ली की ग्रोथ की गवाही दे रहे हैं। मजबूत बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर की सप्लाई, जैसे मुंबई कोस्टल रोड और मेट्रो लाइन 3 से बढ़ती कनेक्टिविटी, लग्जरी रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स जो पुरानी इमारतों को मॉडर्न हाई राइज इमारतों में बदल रहे हैं, कॉर्पोरेट और कमर्शियल विस्तार हो रहा है क्योंकि वर्ली में प्रीमियम ऑफिस स्पेस की मांग में इजाफा जारी है। निवेश क्षमता भी बढ़ रही है क्योंकि लगातार हाई प्राइस एप्रिसिएशन इसे निवेशकों के लिए आकर्षक बना रहा है। लेकिन चुनौतियां भी हैं जिन्हें नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है। वर्ली में प्रॉपर्टी की ऊंची कीमतें, लगातार बढ़ता ट्रैफिक जैम और सीमित जमीन की उपलब्धता, साथ ही अब तो हर साल प्रदूषण ने भी पैर पसारना शुरू कर दिया। लेकिन फिर भी वर्ली मुंबई के सबसे प्रतिष्ठित और स्थिर रियल एस्टेट बाजारों में से एक बना हुआ है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। प्रॉपर्टी प्लस में रुख करते हैं अगली खबर का। रियल एस्टेट सेक्टर में प्रॉपर्टी की खरीद फरोख्त में चैनल पार्टनर्स या कहें एजेंट बड़ी भूमिका निभाते हैं। एजेंट एजुकेटेड हों, पारदर्शी हों और उनकी जिम्मेदारी तय हो, इसके लिए रियल एस्टेट रेगुलेटर रेरा बाकायदा परीक्षा के बाद ही उनका रजिस्ट्रेशन करता है। हालांकि अब जागरूकता और बढ़ रही है। खुद रियल एस्टेट एजेंट भी अब अपना एजुकेशन प्रोग्राम चला रहे हैं। दिल्ली में रियल एस्टेट के ब्रोकर्स का एक महाकुंभ होने जा रहा है, जो कि मार्च महीने में होगा। और हमारे साथ खास बातचीत करें गगनपाल सिंह, जो कि हैं नेविगेट के को चेयरमैन। सर, सबसे पहला सवाल तो ये कि इस तरह का जो इवेंट है, ये कितना बड़ा प्लेटफॉर्म है आप जैसे लोगों के लिए, रियल एस्टेट सेक्टर के लिए, और इसका मुख्य एजेंडा क्या है? सो बेसिकली ये एक नेशनल बॉडी है, NAR इंडिया, जो कि NAR US से कोलैबोरेटेड है। तो हमारे इसके अंदर 45 सिटीज़ से अबाउट 40 एसोसिएशंस इसके मेंबर हैं और इन एसोसिएशंस के थ्रू हमारे 50,000 मेंबर्स हैं इसके अंदर। तो ये हम एनुअल करते हैं एवरी ईयर। लास्ट ईयर ये गोवा में था, इस बार ये दिल्ली में है। तो इसमें अप्रॉक्सीमेटली 1000 डेलीगेट्स ऑल ओवर द कंट्री अटेंड करने आते हैं। ये इस बारी दिल्ली में JW मैरियट में हो रही है और इसमें डिफरेंट पैनल डिस्कशंस होंगी, जिसके अंदर कि हमारे दिल्ली रेरा चीफ होंगे और गुड़गांव और नोएडा के भी रेरा चीफ आएंगे। और कई तरह के पैनल डिस्कशन में हमारे ट्रेड से जो कनेक्टेड लोग हैं वो इसमें पार्टिसिपेट करेंगे। सर, अब क्योंकि आपने बोला कि रेरा जैसे बड़े संस्थान, रेगुलेटर्स के लोग इसमें शामिल होंगे, कई बार ये देखने को आता है कि जब से ये रेगुलेटर्स बने हैं, क्या आपको लगता है कि वो चेंजेस क्या हो सकते हैं, क्या डिस्कशन यहाँ पे होगी उसको लेकर? सो बेसिकली ये एक ऑनगोइंग प्रोसेस है। रेरा के आने से एक ट्रांसपेरेंसी आनी शुरू हो गई है मार्केट में और कस्टमर का कॉन्फिडेंस बढ़ना शुरू हो गया है। तो आई थिंक ये एक ऑनगोइंग प्रोसेस है। इसमें हम लोग यही डिस्कस करेंगे कि क्या क्या चीज़ें इसके अंदर फर्दर और इम्प्रूव कर सकते हैं कस्टमर कॉन्फिडेंस को बरकरार रखने के लिए। तो फिलहाल आज के इस शो में इतना ही। वक्त हो गया है एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद खबरें लगातार जारी हैं। आप बने रहिए जी बिजनेस के साथ।